नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। जम्मू कश्मीर में इन दिनों 5 एमएलए की नॉमिनेशन का जो मामला है, उस पर इस वक्त बवाल बना हुआ है, उस पर सियासत गर्म है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से हरी झंडी दे दी गई है कि जो एलजी हैं, वो ही बिग बॉस हैं जम्मू कश्मीर के, और 5 एमएलए की नॉमिनेशन का जो अधिकार है, वो एलजी के पास है। मामला जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में है और ये याचिका दायर की है रविंदर शर्मा जी ने, जो कि कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन भी हैं और पेशे से वकील भी हैं। उन्हीं से हम इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, चूंकि जैसा हमने कहा कि इनकी तरफ से ही ये याचिका जो है वो लगाई गई है। रविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। रविंद्र जी, अभी क्या स्टेटस है हाई कोर्ट में? अभी इसके ऊपर सुनवाई होगी, कब तारीख है, क्या है? बाकी पहलुओं पर बात यह है कि परसों जो है वो डबल बेंच के पास जो मैटर लिस्ट होना है तो ऑलरेडी शेड्यूल डेट थी, क्योंकि पिछली डेट थी 25 जुलाई को जुडिशियल कॉन्फ्रेंस थी जम्मू कश्मीर में, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आए थे। तो उस दिन ये मैटर लिस्ट नहीं हो सका, और नहीं तो होम मिनिस्ट्री को और उनको डायरेक्शन थी पिछले अक्टूबर से लेकर के कि आप जवाब फाइल करिए। जो अब जवाब फाइल हुआ है वो कहीं 25 अक्टूबर की सुबह या किसी वक्त उन्होंने फाइल किया, और अभी 1-2 दिन से हमारे नोटिस में आया है। इसका सुर्खियों में आया, इसलिए ये मामला सुर्खियों में आया है कि होम मिनिस्ट्री ने, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो अपने कानून को डिफेंड करना ही है, वो नई बात नहीं है। जब मैंने केस लिस्ट किया था और 24 अक्टूबर को शायद ये लगा था 2024 में, तो डबल बेंच में 1 घंटे तक बहस हुई। डिवीजन बेंच में ऑनरेबल जस्टिस संजीव कुमार शुक्ला जी और जस्टिस राजेश शेखरी जी का बेंच बना था, और हमारी तरफ से डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी, जो सुप्रीम कोर्ट का लाए, वो पेश हुए मेरी पिटीशन के हक में, और दूसरी तरफ से तुषार मेहता जी थे, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, जिन्होंने जो जवाब फाइल किया है। तो ये तर्क वितर्क हुआ था। उसके बाद बहस 24 में हुई, तो अभी इतना टाइम क्यों लग गया? मतलब उसमें कोई पहले जब केस लिस्ट होता है तो बहस प्रिलिमिनरी होती है कि ये केस आगे चलेगा या नहीं है समायत के काबिल। तो ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने उसमें कहा कि इसमें मेरिट एक है कि क्या ये कानून जो बुनियादी रूह है, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसके मुताबिक है। जो सेक्शन मामला बहस के लायक है भी कि नहीं लायक, उसके ऊपर पहले उन चीजों क्वेश्चन फ्रेम किया, क्योंकि थोड़ा कानूनी मामला है, तो मैं सिंपल भाषा में समझाऊंगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, लोग समझेंगे कि ये कानून को हमने चुनौती दी थी, जो दिसंबर 2023 में, 15 दिसंबर 2023 में ऐड किया गया, इंसर्ट किया गया अमेंडमेंट के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, उससे पहले नहीं था। और उसके खिलाफ जब चुनौती दी, हम सुप्रीम कोर्ट गए थे कि यहाँ गिनती होने वाली थी। आपको मालूम होगा कि चुनाव के फौरी बाद जो है यहाँ पे शोशे आ गए कि सुर्खियों में नाम आ गए कि ये लोग नामजद होने वाले हैं, होम मिनिस्ट्री के पास चले गए, होम मिनिस्ट्री भेजेगी और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब नामजद कर देंगे। ये तो बात आ गई थी। उसमें एक मैं अभी बात जोड़ूंगा, जैसा अभी हल्फनामा जो है वो गृह मंत्रालय की ओर से दिया गया, अभी भी वैसी ही परसेप्शन बन रही है, अभी भी वैसा ही नैरेटिव बन रही है कि भाई गृह मंत्रालय ने कह दिया एलजी करेंगे तो एलजी करेंगे, फाइनल हो गया। ये उनका स्टैंड पहले भी था, आज भी है। कानून बनाया ही इसलिए था उन्होंने कि यहाँ हम 5 लोग जो है बगैर सरकार के पूछे नामजद कर दें। तो हमने ये देखा कि ये कानून गलत है, और इसके खिलाफ हमने कहा सुप्रीम कोर्ट में। 8 अक्टूबर को गिनती थी, तो हमने 8 अक्टूबर को ये दायर कर दी। अगर यहाँ पे आंकड़े नज़दीक होते या कोई ऐसी शरारत होने का अंदेशा उस वक्त था कि, क्योंकि इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कानून है, उसने सरकार के बनने का इंतजार नहीं करना था, और सरकार से पहले नामजद हो जाने थे। 5 लोग गिनती हुए थे। मान लीजिए, मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि अगर मेजॉरिटी वाली कोई भी कोलिशन या पार्टी को 47 आउट ऑफ 90 मेजॉरिटी आती है, 45 प्लस 47 भी होते, 5 का खेल करके फिर हो सकता है। 47 भी होते उनके पास, और दूसरों के पास 43 होते, तो सुबह उठना था तो 43 + 5 48 हो जाना था, जैसे महाराष्ट्र में सुबह औत हो रही थी। तो यहाँ तो उन्होंने ये आपको खतरा पहले से लग रहा था कुछ? तो खतरा था, लेकिन उनके आंकड़े पूरे नहीं हुए, वो जोड़ तो पूरी नहीं, बहुत बड़ा गैप है, इसलिए गैप था। तो मगर कानून तो गलत है, आज तो कल मिसयूज हो सकता है। और हमने कहा था, जब जरूरत नहीं पड़ी तो हमने मेंशन नहीं किया, तो रूटीन में जब लगा तो उन्होंने कहा कि भाई अब अर्जेंसी नहीं है। हमने कहा था जी माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में बदला जा सकता है, मेजॉरिटी को माइनॉरिटी बना देंगे।
सो हमने टाइमली वो एक्शन लिया था। उसके बाद उन्होंने कहा हाई कोर्ट में जाइए, पहले वहां फैसला होगा। सुप्रीम तो हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट में आए। मैं टेक्निकल जो इशू है, जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर आपने इसको चुनौती दी है, और कॉन्स्टिट्यूशनली वो जो टेक्निकल पॉइंट्स है वो पूरी तरह से वैलिड है, और आपको लग रहा है कि भाई सरकार को या सरकार के इस कानून को झटका लग सकता है, वो टेक्निकल इश्यूज क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशनली जो वैलिड हो सकते हैं? देखो, ये मैटर सब जुडिस है, मैं पिटीशनर भी हूँ, इसलिए मैं उतनी बोलूंगा जितना जायज है। लेकिन बात यह है कि जो मेरी कंटेंशन है, जो मेरा व्यू है, जहाँ पिटीशनर का व्यू है, वो ये है कि भाई ऐसा कानून कहीं नहीं है कि आप मेजॉरिटी का मैंडेट को बदल सको। 5 का नंबर बहुत बड़ा है, और आज 5 है तो कल ऑर्डिनेंस से 7 भी हो सकता है, फिर 10 भी हो सकता है। ये देश के किसी, अगर ये जायज़ ठहराया जाता है, वैध ठहराया जाता है, तो फिर तो इसका मिसयूज हो सकता है। क्योंकि सरकार ने जो कहा है कि ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का 1963 की धारा 12 उसका जिक्र किया गया है, 15, 15A, 15B इनका जिक्र किया गया है कि इसके मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 2 मिनट इंटरप्ट नहीं करेंगे मैं समझा देता हूँ। देखो, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट तो पास हुआ, डिलिमिटेशन हुई। डिलिमिटेशन में हमने भी कहा कि जो ये सेक्शंस हैं, रिफ्यूजीज के लिए बीजेपी कहती थी हम 8 सीटें आरक्षित करेंगे, इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन बाद में डिलिमिटेशन में ऐसा कुछ नहीं हुआ। कश्मीरी पंडितों के लिए भी कहते रहे, माइनॉरिटी सिख के लिए भी कहते रहे, हम लोगों ने लिख के दिया कि इनका चुनाव से आप सीटें दे दो, रिफ्यूजीज को भी दो, जितनी परसेंटेज आप एवरेज सीट पॉपुलेशन एवरेज के हिसाब से उसके बाद दे दो। तो 5 बनता, 8 बनता है, तो रिफ्यूजीज को तो 12 लाख है। इसी तरह कश्मीरी पंडित जितने हैं उनके 1 लाख 1.5 लाख के दार में 2 के बजाय 4 दो। महिलाओं का 2 पहले भी था, लेकिन वो होता था आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट फॉर्मेशन में वो नॉमिनेशन का कोई रोल नहीं होता था। गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती थी 90 से, जिसके पास 45 प्लस आएंगे वो सरकार बनाएंगे। ये प्रावधान था कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन से पहले 5 लोग अंदर कुर्सी में बिठा के रखो और गिनती पूरी करो। तो हमने चुनौती दी, उसमें हाई कोर्ट ने क्वेश्चन फ्रेम किया कि वेदर ये रूल जो है 15, 15A और 15B, इसमें एक में महिला का प्रॉब्लम है, एक में कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का, माइग्रेंट का है, और एक तो 15A और 15B। क्या ये 3 प्रोविजन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है या खिलाफ है, जिसपे उनको कहा गया था अक्टूबर में कि आप जवाब फाइल करिए। तो उन्होंने काफ़ी लंबा अरसा लिया, हर बार वो मौका ढूंढते रहे, उन्होंने रिक्वेस्ट की तो कोर्ट अलो करता रहा, क्योंकि हम भी चाहते थे कि भाई ठीक है अपना स्टैंड रखेंगे। तो वो जवाब अब आए हैं, उसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने हरी झंडी दे दी कि आप फैसला तो ऑनरेबल हाई कोर्ट करेगा। लास्ट टाइम जब रविंद्र जी बड़ा डिटेल में हमने इंटरव्यू किया था आपका इसी मुद्दे पर, मुझे याद है आपने एक ये भी पॉइंट बिंदु जो है वो उसमें रखा था कि सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है वो जम्मू कश्मीर की असेंबली की 90 है, तो आप 5 कैसे बढ़ाने जा रहे हैं? सैंक्शन स्ट्रेंथ से ज्यादा 5 का नंबर जो है वो कैसे? हमारे 3 ग्राउंड है। पहली बात कि हमने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर और रूल के खिलाफ है कि इलेक्टेड डेमोक्रेसी जो चुनते हैं वो सरकार बनाते हैं। दूसरा हमारा ग्राउंड था कि यहाँ तो सैंक्शन स्ट्रेंथ 114 है, 90 चुनाव होता है, 24 रिजर्व है, तो 90 + 24 114, और 5 जो है वो 119 हो जाता है ना, 114 के बयान है। अब ये पौंडीचेरी का जो हवाला देते हैं, पौंडीचेरी में लिखा है कि टोटल स्ट्रेंथ 33 होगी, जिसमें 30 इलेक्टेड और 3 नॉमिनेटेड। वहाँ विद इन सैंक्शन स्ट्रेंथ है, यहाँ भिन्न है थोड़ा सा। यहाँ विद इन सैंक्शन स्ट्रेंथ 114 करते तो वो अलग बात होती। ये एक तो कानून के बाहर से, तो एक हमने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, आप किसी मेजॉरिटी को माइनॉरिटी और माइनॉरिटी को मेजॉरिटी बदल सकते हो। तो हम नॉमिनेशन के ऐसा खिलाफ नहीं है, हम तो चाहते हैं इलेक्शन हो, लेकिन वो प्रावधान के तहत हो। हमारा ये है कि ये हैंडल है कि आप किसी वक्त भी, कल मान लो मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी, 17 MLA को रिजाइन कराया गया, फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, फिर उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ा, सरकार तो गिर गई। कर्नाटका में 13 MLA थे, शायद उनको रिजाइन कराया गया, वो बीजेपी में गए, वॉशिंग मशीन से आए तो फिर सरकार पर। यहाँ तो कोई ऐसा खतरा तो नहीं दिखाई दे रहा आपको? मुझे उसका नहीं है, लेकिन खतरा हो सकता है ना कोई भी कहीं पे भी। वो तो इनके पास हथकंडे ईडी, CBI, इनकम टैक्स और वो कहीं रखते हैं। वो कुछ भी हो सकता है। आपको खतरा हो सकता है। 1 नंबर से वाजपेयी जी की सरकार
सैफुद्दीन सोद साहब ने वोट उधर डाला तो गिर गई। एक वोट से मुझे पता है कि सीपी जोशी जो सेंटर में सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे, वो राजस्थान में एमएलए हार गए और चीफ मिनिस्टर की रेस में थे। वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सके, उस वक्त उनका बड़ा तगड़ा क्लेम था, लेकिन बाद में एमपी जीत गए तो मिनिस्टर सेंटर में बने। तो वोट, एक ऑर्डिनरी सिटीजन का वोट भी बड़ा कीमती होता है, और एक एमएलए या एमपी का वोट मेजॉरिटी के लिए बहुत बड़ी बात है। सुनील जी, अभी गृह मंत्रालय की बात करें तो गृह मंत्रालय तो बड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा है अपने हल्फनामे के आधार पर कि भाई एलजी जो है वो सुपर कॉप है जम्मू कश्मीर के, और उन्हीं के पास ये पावर है कि वो नॉमिनेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता, ये जवाब है उनका, वो उनको देना ही था। अच्छा। जब कानून उन्होंने बनाया, हमने तो एलजी साहब की पावर को चैलेंज किया है, उसमें होम मिनिस्ट्री भी पार्टी है, और जवाब कानून किसने बनाया? वो तो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है। लेकिन 11 दिसंबर को फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का कि एज सुन एज पॉसिबल आप स्टेट जम्मू कश्मीर को बहाल करो। इलेक्शन के लिए 30 सितंबर की डेट दी थी, स्टेट उनके लिए ये नहीं कहा कि 2 साल की बात करो, 6 महीने की बात करो, या 30 सितंबर तक करो। वी वर एक्सपेक्टिंग कि स्टेट तो आई कि आई, चुनाव से पहले आ जाएगी, लेकिन वो आई नहीं। ये कानून उसके 4 दिन बाद अमेंडमेंट करके डाला गया। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये स्टेट बन जाएगी, अगर तो स्टेट में तो गवर्नर जो है ना, ये भी चर्चा चल रही थी कि भाई हो सकता है उन्हें ये इनपुट्स आ गए कि भाई हम सरकार बनाने नहीं जा रहे, तो कम से कम जोड़ तोड़ तो कर लें। तो जो नॉमिनेशन वाली जो बात है, उन्होंने कोई आंकड़े बनाए होंगे जो कहीं गलती से नहीं पूरे उतरे। वो तो हम समझते थे, ये दावे करते सरकार हमारी बनेगी, फलाना ये होगा, मगर वो नहीं हुआ। और 5 आदमी का नॉमिनेशन उस वक्त ये प्रावधान बनाना, ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। आज मान लो एक सरकार है, कल दिल्ली में दूसरी हो सकती है, तो जो भी सरकार होगी इसका फायदा जायज या नाजायज उठाएगी। रिप्रेजेंटेशन एक अलग बात है। मैं आपको कहूंगा कि सिक्किम में जो मंक हैं, बुद्धिस्ट हैं, उनके लिए एक असेंबली सीट रिजर्व रखी गई है। उसका पैमाना पता है क्या है? सिक्किम स्टेट में यहाँ वो लोग हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम है, वहाँ वोट डालते हैं जैसे कश्मीरी पंडित माइग्रेंट डालते हैं, उनका वोट उसमें काउंट होता है। तो एक एमएलए, पूरी रियासत एक एमएलए उस कम्युनिटी का नुमाइंदा होता है, लेकिन वो इलेक्टेड होता है, ही इज द रियल रिप्रेजेंटेटिव। ये यहाँ भी हो सकता था कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर इस चीज़ की इजाजत देता है तो आप जिनको रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हो उनको अपना आदमी इलेक्ट करने दो ना, वो इसके दायरे से अलग हैं। लेकिन यह है कि हमारा डिमांड ये थी, कांग्रेस पार्टी ने पूरा कहा कि कश्मीरी पंडित को दो, वीओजे के रिफ्यूजीज को दो, सिख माइनॉरिटी को दो, इवन और भी माइनॉरिटीज ने, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, कि भाई एक एक आदमी नुमाइंदा हो। आपका कहना है कि ये बाय इलेक्शन होना चाहिए, इसके ये अच्छा, जो रिप्रेजेंटेशन जो 5 एमएलए की नॉमिनेशन वाला है, अच्छा, वो थ्रू इलेक्शन। आप कश्मीरी पंडित के नुमाइंदे 2 लेना चाहते हैं तो क्या रेशियो है पहले पॉपुलेशन की? अगर अभी भी आपने कहा जी हम बराबर करेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूंसी 1,92,000 पे थी और एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो 54,000 पे है, तो 1.5 लाख 1 लाख का मार्जिन है। तो मान लीजिए कि एवरेज यहाँ अगर पॉपुलेशन आपने दी कि अगर एवरेज पॉपुलेशन 90 का बनता है 1 लाख या 1.25 लाख, तो अगर जिस कम्युनिटी की 5 लाख आबादी है तो उनको 4 नुमाइंदे मिलने चाहिए, उनको भी आपने किसी को 2 दे दिया, जिनकी ज्यादा आबादी है पीजे के उनको 1 दे दिया। ये तो रेडियो बांटने वाली बात है। फिर वो आपका बीजेपी आरएसएस का कोई आदमी होगा जिसको पता ही नहीं रिफ्यूजियों का मुद्दा क्या है, तो ज्यादा खतरा यही है, चुन के आएगा। तो अगर रिफ्यूजीज या कश्मीरी पंडित मिनिस्टर ए या बी को पसंद करते हैं तो चुनेंगे, तो आप तो वो बनाओगे, हो सकता है उनको रिप्रेजेंट ना करे। तो नॉमिनेशन में ये प्रॉब्लम है। पहले अपर हाउस था यहाँ, आपने जो याचिका है उसमें ये भी प्ली ली है कि भाई थ्रू इलेक्शन होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन 5 एमएलए। ये इस डोमेन से बाहर था। अच्छा। वो हमारा जरूर बात है, और भी कई लोग इंटरव्यूनर बने, लेकिन चूंकि ये तो बहस होनी है कानून। फिलहाल आपने इसी को चैलेंज किया कि एलजी के पास ये पावर नहीं है, वो पॉलिटिकल स्कोप है। यहाँ जो है हमारे पास है कि एलजी की ये पावर जो है ये आर्बिट्रेरी है। ये जो कानून है जिससे एलजी साहब को इख्तियार मिलता है कि वो किसी को पूछे बगैर, पूछेंगे तो यहाँ वो आपको पता है होम मिनिस्ट्री से आएगी एडवाइस, होम मिनिस्ट्री कहाँ से चलेगी। पहले ये होता था कि जब गवर्नमेंट बनती थी यहाँ कई महिलाएं नामजद होती थी, गवर्नमेंट लिखती थी, वो गवर्नमेंट की तरफ से जो 2 लोग होती थी महिलाएं वो नामजद होती थी, वोटिंग राइट उनको भी था, लेकिन वो सरकार गिराने के लिए
इस्तेमाल बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता था, और बाद में भी चूंकि वो गवर्नमेंट को नामजद करती थी तो वो गवर्नमेंट को गिराने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता था। अंडरस्टैंड? इसमें जो लोग आप बनाओगे, देखिए यहाँ बात करें रविंद्र जी, ये जो 5 नंबर है, ये मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर में सरकार गिराने या सरकार बनाने का आंकड़ा कहीं उसको उलटफेर कर सकता है, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है मुझे लग रहा है। मैं नहीं समझा, लेकिन आज नहीं उलटफेर कर सकता, कल ये यूटी रहती है। जैसे बीजेपी वाले कहते हैं देनी हमने, अंग्रेज भी कहते हैं देनी आजादी हमने है, लेकिन लड़के हिंदुस्तानी ले ली, आज भी वो यही एरोगेंट से जवाब देते हैं देनी हमने है जी। ठीक है, तो बात वो अलग है। लेकिन अगर मान लो चुनाव कल फिर होता है और यूटी रहती है तो थिन मेजॉरिटी है, 1 या 2 की, मैंने आपको कहा ना 43 को 48 किया जाता है। 5 लोग तो पहले ही जीत गए, असेंबली बैठ गए चुनाव से पहले ही। 48 हो सकता है, 47 जिसका नंबर है वो घर बैठ सकता है ऑपोजिशन, इसका बहुत बड़ा खतरा है, ये इसीलिए नहीं। और मैंने आपको कहा कि आपकी जो नया जम्मू कश्मीर और नया हिंदुस्तान है, अगर चुने हुए 17 MLA कोई आदमी चुना ना जाए, किसी को टिकट ना मिले, वो लोग पार्टियां दल बदलने देखे हमने। लेकिन नई मिसाल इस देश में बनी है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ चीफ मिनिस्टर थे, गवर्नमेंट बनी, 17 MLA के कितने उनको रिजाइन करवाया गया, उन्हीं को फिर बीजेपी में टिकट दी गई, दोबारा इलेक्शन कराया गया, वो जीते, कोई एक आध शायद आ रहा भी, तो फिर वो सरकार में होगी। तो कर्नाटका में भी ऐसा खेल हुआ। तो आप कैसे ये रूल आउट कर सकते हो कि यहाँ कई हथकंडे हैं, कोई ईमान ना भी, सारी जगह ये नहीं होता कि ईमान बिगड़ जाता है, कहीं हर आदमी का कोई कारोबार है, कुछ है, यहाँ तो किसी को हरास करना तो आसान काम है, तो इसलिए वो खतरे रहता है। कानून का तारीख जो है वो अगली कब है? देखिए अभी परसों है, 2 दिन के। हाँ, तो वो हम कोर्ट के सामने पेश होंगे, हमें राइट दिया था लेकिन टाइम कम है, हम आएंगे, हमारी लीगल टीम के साथ चर्चा होगी। टेक्निकलिटीज के हिसाब से, टेक्निकलिटीज के हिसाब से अभी ये लगता है आपको कि थोड़ा लंबा चलेगी इसके ऊपर बहस? नहीं, ज्यादा लंबा नहीं चलना चाहिए। अभी तो उसमें इनका जवाब आया तो उसका हमें कुछ रिजाइंडर देना है तो दे देंगे, और उसके बाद एक डेट फिक्स होगी जब कन्वीनियंट डेट होगी, क्योंकि टॉप लॉयर्स, सीनियर लॉयर्स सुप्रीम कोर्ट से पेश होते हैं और ये देश के लिए, कानून के लिए बात है, तो इसमें डिटेल में ऑनरेबल कोर्ट सुनेगा, दोनों तरफ से सुनेगा, और भी जो लोग इंटरवीन करने के लिए, क्योंकि ये कानून पे पब्लिक इंटरेस्ट में है। इससे ये नहीं है कि कल पिटीशन हमारे हक में भी हो जाए तो इमीडिएटली कोई मुझे फायदा मिलने वाला है, ये कानून सेटल होगा। और कि भाई ये कानून ठीक है या नहीं, हो सकता है ये कानून रद्द हो तो उसमें कोई किसी को जाती फायदा नहीं है, और कौन ऑर्डिनरी आदमी करता है, ये तो दिल्ली भागो, ये करो, चलो हमने भी प्रयास किया और पार्टी के सीनियर लॉयर्स भी हैं, वो मदद कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा मुश्किल और खर्चीले का काम होगा अगर वो कोई और प्राइवेट आदमी इंडिविजुअल करे। तो इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में किसी ने किया है, तो परसों तो वो भी है कि क्या स्टेटहुड पे आपने क्यों नहीं लागू किया। 11 दिसंबर 2023 में जो लिखा गया कि एज सून एज पॉसिबल, तो वो अभी एज सून एज पॉसिबल अभी नहीं हुआ। तो ये सारी बातें जो है वो हैं, और हमें विश्वास है कि ये जो है वो इस बात पे पूरा बहस होगी, और हमारे काबिल जजेस जो हैं उस पर पूरा माइंड अप्लाई करके फैसला देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी। ये थे हमारे साथ रविंद्र शर्मा, जिन्होंने याचिका दायर की है। 2 दिन के बाद जो है वो इसके ऊपर सुनवाई होगी। अब देखना होगा कि गृह मंत्रालय का जो हल्फनामा है वो कानूनी और संवैधानिक आधार पर किस हद तक इस बहस को मजबूत करता है, और जो याचिका में जो बिंदु रखे गए हैं जिसके आधार पर इस पावर को चैलेंज किया गया है कि एलजी के पास ये अधिकार नहीं होना चाहिए, ये असंवैधानिक है, कानूनी तौर से ये वैलिड नहीं है कि एलजी जो है वो नॉमिनेट करे। हमें लगता है कि जो इलेक्शन वाली जो बात रविंद्र जी ने कही कि इलेक्शन के जरिए रिप्रेजेंटेशन हो 5 लोगों का, तो शायद वो सबसे बेहतर तरीका हो सकता है। ये हमारी कोई व्यक्तिगत सोच नहीं है, और ना ही जो कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसके ऊपर हमारी कोई टीका टिप्पणी है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।